नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आज आपका संस्कृत का पेपर हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों का संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आपका अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का होने जा रहा है, जो कि अब 16 तारीख को होगा और आज है 12 तारीख। आपको आज से पेपर मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये भूल मत करिए कि मैं पेपर के एक दिन पहले पेपर देखूंगा और पेपर के एक दिन पहले रट के जाऊंगा। आपको 2-3 दिन का छुट्टी मिल गई है, तो आप अच्छे से इसको पेपर के करके आइए। क्योंकि बच्चों, आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये समाज विज्ञान है, इसमें रटना पड़ता है बहुत। देखिए, आप ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। ये देखिए 5 नंबर के कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं। क्योंकि ये 5 नंबर का है, तो इसमें 5 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी आपको। ये भी 5 नंबर का है, इसमें भी 5 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें पूरे हल बताए हैं बच्चों आप लोगों को। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अभी से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप अच्छे से अपनी एक कॉपी भी लिख लीजिए, बना लीजिए। उस कॉपी में एक एक प्रश्न लिख लीजिए। अच्छे से वीडियो को पॉज कर 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 एक क्वेश्चन लिखिए, फिर अच्छे से उसका उत्तर लिखिए बढ़िया व्यवस्थित। तो चलिए, मैं आपको एक एक प्रश्न समझाता भी चलूँगा और बताता भी चलूँगा कि किस प्रश्न में आपको कैसे लिख के आना है और क्या क्या करना है। अगर आप कोई प्रश्न भूल जाते हैं तो आप समझ लीजिए। उस प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो आप शायद उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। और मैं बता दूंगा कि इसके इम्पोर्टेंट और मेन बिंदु क्या है, कि अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपको इसके नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि ये रहता है कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो आपने उसकी परिभाषा लिख दी, और एक दो अगर आपने उसमें समाज विज्ञान के ऐसे पेपर में ऐसा रहता है कि अगर आप उसके बिंदु भी लिख कर आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट बिंदु, कि भाई इसमें ये महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण था, तो आप उसमें नंबर दे देते हैं बच्चों के लिए। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ जिला, यहाँ शाला का नाम, यहाँ ब्लॉक, और जो आपका ये प्रश्न पत्र होने वाला ये 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या रहता है कि 4 अंक, ये 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, मतलब 4 विकल्प दिए रहते हैं। इन 4 विकल्पों में से आप लोगों को एक विकल्प चुनना पड़ता है। जो विकल्प सही रहता है वही चुनना पड़ता है, और आपको जो सही लग रहा है वो चुनना पड़ता है। वैसे मैंने आपको सही प्रश्नों के उत्तर तो बता ही दिए हैं, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। सही प्रश्नों के आप उत्तर देख लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और वहाँ पर आप परीक्षा में लिख के आ जाइए, याद कर लीजिए। आपके लिए 2-3-4 दिन का टाइम भी मिल गया है, बढ़िया। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को अपन समझते हैं। इसमें पूछा गया है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य रूप से किसका दायित्व होता है। तो आप सभी को पता है कि जो कानून की व्यवस्था रहती है, ये कौन बना के रखता है? नगर निगम। नगर निगम नहीं, नगर निगम क्या व्यवस्था बनाता है आप सभी को पता है? जैसे अगर कोई भी आपका जिला है, जैसे कोई भी जिला हो गया, उस जिले में कुछ भी हो रहा है, जैसे मतलब वो साफ़ सफाई से लेकर नगर निगम देखता है। साफ़ सफाई हो गई या फिर रोड वगैरह कहीं ख़राब है, ये सब चीज़ कौन देखेगी? नगर निगम देखेगी। और उसके बाद देखिए आप, इसमें इसमें दिया गया अस्पताल। तो अस्पताल क्या करती है आप सभी को पता है? अस्पताल में बीमारी दिखवाने जाते हैं। और उसके बाद ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत का मेन कार्य क्या रहता है कि वहाँ पर ग्राम ग्राम जो रहते हैं, जैसे एक जिला हो गया, उसमें ग्राम में जो भी समस्याएं आ रही हैं, मतलब सड़क टूटी हो गया, नल की कोई व्यवस्था करवानी है, लाइट वगैरह से कोई समस्या आ रही है, तो वो सब समस्याएं कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखती है। और उसके बाद इसमें तो पूछा गया कानून की व्यवस्था कौन देखता है। तो कानून की व्यवस्था कौन देखता है? पुलिस देखती है। इसका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, आप अपनी छात्रवृत्ति की राशि निकलवाने के लिए किस संस्थान में जाएंगे? तो बैंक के पास जाएंगे आप, सीधी सी बात है, ये बैंक इसमें ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं थी वैसे इस प्रश्न को, तो मैंने बता दिया बैंक में जाएंगे आप लोग। अधिक वर्षा के कारण, अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो आपके घर में क्षति सर्वे के लिए आप किससे संपर्क करेंगे? पुलिस थाना में संपर्क करेंगे, अस्पताल से, या स्थानीय शासन से, या फिर बैंक से? तो आप किससे संपर्क करेंगे? स्थानीय शासन से, जो वहाँ की शासन है। आप ऐसा तो है नहीं कि आपका घर गिर गया तो आप पुलिस स्टेशन चले जाओ कि पुलिस वालों से बोलने लगो कि मेरा घर गिर गया है, ये वो, है ना? तो आप किससे बोलेंगे? वहाँ के स्थानीय शासन जो भी रहेगी, उनसे आप निवेदन करेंगे कि हमें कुछ इसका मुआवजा दिया जाए। ये होता है इसका, है ना? उसके बाद देखिए ये चित्र दिया गया है। एक चित्र में दिया, अपन को ये बताना है कि ये, इसमें बताना है कि ये सुनीता है। तो सुनीता को अगर एटीएम जाना है, आप सभी को इस चित्र में ये मेन ध्यान रखना है, दिशाओं का अगर आपको पता होगा तो आप इस इनको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को कर पाओगे। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी दिशा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी, ये कौन सी? तो ये देखिए, ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व दिशा होती है। और ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर।
ये उत्तर दिशा होती है, और ये होती है अपनी दक्षिण दिशा। और इस तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, उत्तर इस तरफ होती है, और पूरब इस तरफ और दक्षिण इस तरफ होती है। ये दिशाओं का अगर आपको पता होगा तो आप इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर दे पाओगे। तो जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, चौथे प्रश्न में, सुनीता को एटीएम से पैसे निकालना है, तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर जाएगी? तो देखिए सुनीता कहाँ है? सुनीता ये है, सुनीता का घर है ये। अगर सुनीता को कहाँ जाना है? एटीएम जाना। एटीएम कहाँ दिख रहा है आपको? ये है एटीएम। एटीएम किस दिशा में है? किस दिशा में है एटीएम बच्चों, बताइए आप? ये पश्चिम दिशा में है एटीएम। मैंने बताया जैसे आपको, पश्चिम दिशा में है एटीएम, है ना। तो आप इसका उत्तर लगा दो कि पश्चिम दिशा। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया, सुनीता के घर से दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान है? आप लोगों का फिर चित्र देखना है यहाँ पर, और देखना कि दक्षिण दिशा में कौन सा क्या है? दक्षिण दिशा में पोस्ट ऑफिस है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? पूरब। ये पश्चिम, ये दक्षिण। उसके बाद देखिए इसमें आपको पोस्ट ऑफिस लगा देना है। देखिए 6वां प्रश्न पूछा गया, इसमें वनों की कमी का परिणाम होगा। वन की कमी का परिणाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, ऊर्जा का वह संसाधन जो पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसे संबंधित उदाहरण लिखिए। तो इसमें कौन सा संसाधन खत्म हो रहा है? कोयला। धीरे धीरे अपन लोग बहुत ज़्यादा कोयला का यूज़ कर रहे हैं। अपन तो बहुत कम यूज़ करते हैं कोयला का। जो बड़ी बड़ी ये उद्योग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में कोयला का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। तो ये कोयला क्या हो रहा है? अपनी पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और इसमें प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों। देखिए 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस ईंधन से जलने वाला वाहन उपयोग करते हैं? आप सभी को पता है कि पेट्रोल का अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो पर्यावरण तो दूषित होगा, उसमें धुआं वगैरह निकलता है। डीजल के साथ भी सेम कंडीशन है। अगर आप डीजल डालोगे गाड़ी में या फिर कार में तो क्या होती है? इसमें से प्रदूषण निकलता है, डीजल से भी प्रदूषण निकलता है। और सौर ऊर्जा से तो अभी ऐसी कोई गाड़ियाँ आई नहीं जो सौर ऊर्जा से चलती हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक करवा के उनको सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। और एक प्राकृतिक गैस होती है सीएनजी होती है प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैसें भी रहती हैं, तो प्राकृतिक गैस भी क्या कर रहे हैं लोगों वाहनों में उपयोग करते हैं। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का उपयोग। अपन को वैसे प्राकृतिक गैस वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए, इसका डी होगा उत्तर सही। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 9वां वाला, सरकार द्वारा नेशनल पार्क की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर जो नेशनल पार्क रहते हैं, नेशनल पार्क आपने देखा होगा, नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क हो गया अपने मध्य प्रदेश में, है ना, माधव नेशनल पार्क हो गया अपने मध्य प्रदेश में। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं टोटल अपने मध्य प्रदेश में भी। तो इसमें जो नेशनल पार्क रहते हैं, ये नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं? तो नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाते हैं जिससे जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव का मतलब शेर हो गया, भालू हो गया, हिरण हो गई, इन सब का क्या कर सके अपन लोग? संरक्षण कर सके। संरक्षण इन द सेंस मतलब उनको क्या करवा सके अपन? उनकी सुरक्षा और उनके देखभाल करवा सके कि कितने जानवर हैं, कितने अपन के पास शेर हैं, इन सब की गिनती कर सके। जैसे आपको अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था कि जो कुनू नेशनल पार्क है, आप लोगों ने सुना होगा कुनू नेशनल पार्क शिवपुरी में, अभी वहाँ पर क्या लाए गए हैं? टाइगर्स लाए गए हैं, अफ्रीका से टाइगर लाए गए। मोदी जी आए थे वहाँ पर कुनू नेशनल पार्क में। तो बस वही है इसमें कि नेशनल पार्क क्यों स्थापना की जाती है नेशनल पार्कों की? तो नेशनल पार्कों की स्थापना की जाती है वन जीव की संरक्षण के लिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, चांपक लोगों से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो चांपक क्या होते हैं? घुमंतु नहीं होते हैं। और इसमें पूछा था नहीं है। तो जो चांपंग होते हैं ना, चांपंग ये जनजाति होती है एक चांपंग लोग। ये चांपंग लोग आप देखेंगे तो ये नेपाल में पाई जाती है जनजाति, और ये सिक्किम साइड हो गया, है ना, ये उत्तराखंड तरफ ये चांपंग इस तरफ पाए जाते हैं। नेपाल हो गया, तिब्बत तरफ पाए जाते हैं चांपंग लोग, ये चांपंग। और ये जम्मू कश्मीर हो गया, अपना जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर, ये लद्दाख हो गया, है ना, लद्दाख में। और मेनली सबसे ज़्यादा ये चांपंग लोग कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं चांपंग जनजाति के लोग। तो ये चांपक जनजाति के लोग हैं जो ये क्या करते हैं? ये ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर आप सभी को पता है ऊंचाई पर है, हिमालय पर है। उसके बाद देखिए चांपंग के लोग बकरियाँ भी पालते हैं, अलग खास तरह की बकरियां रहती हैं वो ये पालते हैं। और जो चांपंग लोग रहते हैं वो हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं कि वो भाई साहब, क्योंकि उनको सिर्फ खाना बदोश रहते हैं, वो मतलब सिर्फ खाने के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसीलिए चांपंग लोग क्या नहीं करते? सिर्फ ये नहीं करते हैं, घूमना उनको पसंद रहता है। और इसमें क्या दिया गया? घूमना नहीं होता उनको, पर वो घूमते रहते हैं। उसके बाद देखिए
इतना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, थोड़ी इसलिए समझा दिया आप लोगों को। चांपंगा नहीं पता होगा इसका, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद देखिए प्रश्न 11वां, प्रश्न 11वां दिया गया है जॉब कार्ड बनाना या फिर राशन कार्ड का वितरण या फिर कानून का पालन, ये उपरोक्त कार्य करवाने वाली संस्था के साथ 3 तालिका लिखनी है आपको। एक तालिका ये दी गई, एक तालिका ये दी गई, एक तालिका ये दी गई है। तो इसमें आपको लिखना था उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्या करवाती है, पुलिस थाना क्या करवाता है। तो पुलिस थाने में क्या होता है, कानून का पालन करवाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जॉब कार्ड वगैरह बनता है। इसमें क्या होता है, राशन कार्ड का वितरण होता है। जैसे आप जाएंगे तो आपके गाँव में होता होगा, राशन कार्ड रहता है, तो वो राशन कार्ड में क्या होता है, अपन को गेहूँ वगैरह, दाल वगैरह सब कुछ मिलता है, राशन कार्ड का वितरण होता है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है, आप जिस गांव या नगर में रहते हैं वहाँ किस प्रकार की स्थानीय सरकार है। तो वहाँ अपन जिस गांव में रहते हैं और जो नगर वगैरह रहते हैं, वहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसमें क्या रहता है, पंचायत सरकार, पंचायती सरकार रहती है। जैसे सड़क बनाना हो गया, ये तालाब बनाना, ये सब क्या रहते हैं, उनके कार्य रहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन का कौन सा प्रश्न अपन ने किया, अभी ये 12वां प्रश्न किया। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न आ जाएगा, ये 13वां प्रश्न हो जाएगा। कौन सा प्रश्न हो जाएगा बच्चों, 13वां प्रश्न हो जाएगा। देखिए 13वें प्रश्न हमसे पूछा गया है, बैंक धन का लेन देन किस प्रकार करती है, किस प्रकार करती है बैंक धन का लेन देन। ये प्रीपेड कार्ड वगैरह रहते हैं, आपने देखा होगा, उनसे वो क्या करती है, लेन देन करती है। और एटीएम की सहायता से भी अपन लोग करते हैं। एक पासबुक रहती है, पासबुक के द्वारा भी लेन देन होता है बैंकों में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, पासबुक के कारण भी इसमें लेन देन होता है बैंकों में, और एटीएम के कारण भी लेन देन करते हैं अपन लोग, है ना। और जो प्रीपेड कार्ड वगैरह रहते हैं उनके कारण भी अपन लोग लेन देन करते हैं बैंकों का। तो इसमें यही पूछा गया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, ये 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दिए गए रेखा चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन चित्रों को ये इसमें देखकर लिखने थे। तो आप देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, ये विद्यालय का खेल पूछा गया था। इसमें बहुत सरल प्रश्न है, देख लीजिए आप इसमें क्या समझाना है अब। देखिए ये इसका तीसरा बिंदु है ये। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रकृति से प्राप्त कोई 3 उपहार के नाम लिखना है आपको। जैसे जल हो गया, वायु, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, आपको प्रकृति से मिले हैं। तो अब आपको यही लिखना था इन प्रश्नों में। उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला, ये सब क्या है, ये सब आपको लिखना था कि यहाँ पर नवीनीकरण संसाधन कौन कौन से हैं। ये नवीनीकरण संसाधन हैं। उसके बाद जो अविनीकरण संसाधन, मतलब जो पहले से हैं, तो ये चीज़ें क्या है, पहले से हैं ये चीज़ें। तो ये पहले वाली लिख दी, और जो अभी की संसाधन है वो इस तरफ लिख दी अपन ने, है ना। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो वन रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, इनका अपन को संरक्षण, मतलब इनकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इनको क्यों लगाना चाहिए अपन को। लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो ये क्यों बोलते हैं लोग पेड़ लगाओ, क्यों लगाने चाहिए पेड़, इसमें यही पूछा गया है। इसके क्या करने अपन को, 3 कारण लिखने हैं। कितने, 3 कारण लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या लिख देना है कि वनों की कमी के कारण अपर्दन रहता है, मतलब जो मिट्टी रहती है वो क्या होती, खिसकती है, उसको अपर्दन कहते हैं। मिट्टी कट कट कर निकलती जाती है, उसको अपर्दन कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, वनों की कमी के कारण अपर्दन, अनावृष्टि आदि संपन्न उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद अपन की वर्षा के कारण भी, वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा करवाते हैं वन, इसलिए वन लगाने चाहिए। और मरुस्थलीय को रोकना, जो क्या होता है आपने देखा होगा, मरुस्थल पूरा जो बंजर ज़मीन हो जाती है वो ना हो पाए, इसलिए अपन को क्या लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्राकृतिक संसाधन का रख रखाव करने के लिए अपन को क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे अपन को ऑक्सीजन की मात्रा अपनी पृथ्वी पर बनी रहे, इसलिए अपन को पेड़ पौधे का संरक्षण करना चाहिए, है ना बच्चों। आप लोग भी एक संकल्प लीजिए कि एक पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्य का भोजन किस प्रकार होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो ऊंचाई पर रहते, जैसे जम्मू कश्मीर मैंने अभी बताया था, थोड़ी सी चर्चा की थी, एक वो अपन की जनजाति लांगपा। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी पूछा गया है, जैसे हिमालय हो गया, इधर पर जो ऊंचाई पर लोग रहते हैं, वो भोजन का किस प्रकार मतलब ऊंचाई पर कैसे करते हैं भोजन का संभव, भोजन वगैरह कैसे बनाते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले तापमान कम होता है वहाँ पर, तो आपको उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न
अगर आप किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी आवश्यक सामग्री साथ लेना जाएंगे। आप अगर कहीं पहाड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री ले जाएंगे। स्वेटर ले जाएंगे, सबसे पहले ठंडी लगेगी तो आपको ठंडे से बचना पड़ेगा, है ना। और वार्मर ले जाएंगे, कोई आप मफलर वगैरह ले जाएंगे, और खाने पीने का पर्याप्त सामान ले जाएंगे जिससे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना जाए, वहाँ पर समस्या ना जाए कोई। ये चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं लिखिए। इसमें क्या लिखना था आपको, पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं उनकी आवास मतलब वो रहने का, उनकी विशेषता रखना है। तो वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो आते जाते सामानों से बहुत ठंड होती है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और इनमें तेज़ हवाएं चलती हैं। वहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलती हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया रहेगा तो वहाँ ऊपर हवाएं तो चलेंगी ही। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, शीतकालीन में हिमपात भी हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है चौथा पॉइंट, आप ये लिख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे और वस्तुओं की अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, है ना। बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर अपन को चाहिए। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह, पेड़ पौधे, अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं पेड़ पौधों की। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मानचित्र के कुछ घटक कौन कौन से हैं उनका वर्णन करना है अपन को। जो मानचित्र रहता है, मानचित्र मतलब होता है जैसे नक्शा, तो नक्शा आप लोग सभी जानते हैं, नक्शे को मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्रों में क्या रहता है, दूरी मानचित्र में दी रहती है कि किसी भी चीज़ की दूरी रेखाबंद दिया रहता है ना। इसमें विश्व का पूरा मानचित्र रहता है, उसके किसी भाग को कागज के टुकड़े पर दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद उसमें दिशा दी रहती है, मानचित्रों में दिशाएं दी रहती हैं। मानचित्र में प्रतीक दिया रहता है कि प्रतीक मतलब होता है उसका चिन्ह, जैसे आपको सड़क का चिन्ह दिया रहेगा, प्रतीक दिया रहेगा, उसमें रेल स्टेशन का प्रतीक दिया रहता है ना। उसमें बहुत सारी नदियाँ बनी रहती हैं मानचित्र में। तो इसमें यही लिखना था कि कौन कौन से घटक रहते हैं मानचित्र में। तो आप इतनी जानकारी अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी चैनल के नीचे देखिए आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, उस कमेंट सेक्शन पर जाकर आप लोगों को एक लिंक दिखेगी जिसमें लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे, नीली कलर की लिंक रहेगी, नीले कलर की, तो उस पर क्लिक करेंगे और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आप टेलीग्राम पर जुड़कर अपने डाउट पूछ सकते हैं और कमेंट कर भी मुझे बता सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपकी जो एड ग्रेड की पुस्तकें आएंगी, अब वो अगली वीडियो में उन्हीं की डालूंगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको उनका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।